चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि एक तो एक्सपीरियंस शेयर किया था उस लड़की ने आने के बाद यहाँ पे जो गूगल में काम कर रही थी जानवी सिन्हा जिसका नाम था। और उसके बाद में हम लोग किसी ग्रामर के टॉपिक को टच कर रहे थे, तो उस दिन तो सारा टाइम बस ग्रामर में और उसके एक्सपीरियंस में खत्म हो गया। आज हम लोग स्पीकिंग भी करेंगे एट द एंड ऑफ दिस बैच। जब ये बैच थोड़ा सा खत्म हो जाएगा देन एट द एंड ऑफ वी विल जस्ट डू सम डिबेट्स एंड ऑल जीडीज एंड ऑल। सो टॉपिक मैं आप लोगों को तभी बताऊंगा एट द सेम टाइम कि क्या टॉपिक होने वाला है। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो पहले मैं उस क्लास के बारे में बता दूं कि भाई मैंने आप लोगों को उस क्लास के बारे में ये बताया था सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सब मैंने कुछ बहुत ज्यादा बेसिक चीजें बताई थी, सब्जेक्ट, हेल्पियंस, मेन वर्ब्स, ऑब्जेक्ट। तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट को लेकर के आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी सब्जेक्ट है वर्ल्ड के अंदर या जितने भी अलग अलग तरीके से हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं, आज हम लोग वो सारे टॉपिक इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान और इजी लैंग्वेज में ये क्लियर किया था कि सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम कर रहा है। किसी भी लाइन को पढ़ो और ये देखो कि काम कौन कर रहा है। जो कोई भी है जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे ही का मतलब वह है बॉयज के लिए यूज होता है। शी का मतलब भी वह ही है लेकिन ये गर्ल्स के लिए यूज होता है। इट को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूं। इट्स पर हम लोग अभी एक बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे जहां पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पुट अप करूंगा। तो ही, शी, इट। उसके बाद आती है यू मींस तू, तुम, आप। वी मींस हम, दे मींस वो या उन्हें, और आई मींस मैं। तो ये जो वर्डिंग है जिस इंग्लिश की मैंने अभी जो हिंदी बताई है ये वर्डिंग फिक्स नहीं है, यूज इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग इन सारे वर्ड को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे वहां पर ये स्टार्टिंग में यूज होंगे और फिर ये वर्ड्स वो हैं जो स्टार्टिंग में लगने वाले हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई। तो ये तो सारे वो वर्ड्स हैं जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इट इज वेरी नॉन फॉर यू ऑल। चलिए तो यहां तक तो क्लियर है। अब चलते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो थोड़े से, अब ये तो सब्जेक्ट हैं वो जो अकेले अकेले थे, ही अकेला है, शी, इट, यू, वी, दे, आई। तो ये तो सारे वो हैं जो आप लोगों को पता ही है। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो वर्ड आई है, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स तो सिंगुलर्स हैं जैसे ही, शी, इट, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो है यू, वी, दे, आई। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि क्या आई जो सब्जेक्ट है क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो जिसको भी अच्छी नॉलेज है इंग्लिश को लेकर के, ग्रामर को लेकर के, वो मुझे जवाब बताए अभी कि कैसे आई सिंगुलर हो सकता है और कब आई प्लूरल हो सकता है। क्योंकि जब तक आई प्रेजेंट के अंदर है, जैसे आई के साथ में डू लगेगा, आई के साथ में हैव लगेगा प्लूरल के साथ, डू लगेगा प्लूरल के साथ। तो आई कैसे प्लूरल हो सकता है? और जब आई प्रेजेंट को छोड़ करके कहीं बाहर जाएगा, मींस पास्ट में, फ्यूचर में, मोराल्स में, पैसिव वॉइस में या अदर फॉर्म्स के अंदर, तो वहां पर आई हमारा सिंगुलर बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक क्लियर बात आसान सी लैंग्वेज में बस ये बता देता हूं कि जब कोई भी अकेला इंसान की रिस्पेक्ट होगी, उसकी वैल्यू होगी, वो अकेला इंसान प्लूरल माना जाएगा। जैसे मान लो अगर गली में से हम लोग खेल रहे हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और डैडी आ रहे हैं, तो बोलेंगे अरे तू भाग यहां से, डैडी आ रहा है। हम ये नहीं बोल सकते, वी हैव टू से डैडी आ रहे हैं। तो है तो वो एक ही, आ रहे हैं का मतलब है बहुत सारे तो नहीं है, डैडी तो एक ही है। तो जब कोई भी इंसान अकेला होगा, उनकी रिस्पेक्ट होगी, उनकी पावर होगी, उनकी वैल्यू होगी, तो अकेला इंसान प्लूरल कंसीडर किया जाएगा इजी लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि आई कभी कभी सिंगुलर्स होते हैं और आई कभी प्लूरल भी होते हैं। दिखने में ये सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है। तो कभी इनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, कभी इनकी वैल्यू बहुत हैवी रहती है, तो जिसकी वजह से अकेला इंसान भी प्लूरल के अंदर कंसीडर किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो हूं तो मैं अकेला ही, आई है तो आई के साथ अगर मैं कोई दूसरी फॉर्म यूज करता हूं तो डू आना चाहिए या किसी कोई दूसरी फॉर्म आनी चाहिए। तो सिंपल अकेले इंसान की जब रिस्पेक्ट होगी, वैल्यू होगी, तो अकेला इंसान प्लूरल कंसीडर होगा। इस पे हम लोग फिर कभी बाद में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे सब्जेक्टों की साइड। ही, शी, यू, वी, दे, आई, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप लोग जानते हैं और ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो अकेले हैं। अब बात करते हैं दो सब्जेक्टों की। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का वर्ड ही सब्जेक्ट होगा। बहुत सारे 2 2 3 3 4 4 10 वर्ड भी सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं सारा ओवरऑल। तो यहां पर क्या है कि जब हम लोग कभी किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये वो सब्जेक्ट्स थे जो अकेले थे।
अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो अकेले नहीं है, दो होंगे, दो एक साथ काम करेंगे। जैसे यू बॉथ, तुम दोनों, वी बॉथ, हम दोनों, दे बॉथ, वो दोनों। तो यहां पे यू बॉथ, यू बॉथ, दे बॉथ, वी बॉथ। तो जब किसी भी वर्ड के अंदर, मैं इसको बोर्ड पे क्लियर कराता हूं, जब लाइन में आ जाएगा यू, वी, दे, तो यू का मतलब आपको पता ही है, तू, तुम, आप, वी मीन्स हम, और दे मीन्स वे या उन्हें। तो जब इन वर्डों के साथ में कभी भी बोथ वर्ड को ऐड करेंगे तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोथ वर्ड का जो मतलब है ना वो दोनों है। तो अगर मैं बोल दूं यू बोथ, इसका मतलब क्या हो गया, तुम दोनों, और वी बोथ का मतलब क्या हो गया, हम दोनों, और दे बोथ का मतलब क्या हो गया, वो दोनों। जैसे तुम दोनों क्लास के अंदर बहुत शोर मचा रहे हो, हम दोनों आज कहीं घूमने जा रहे हैं, वो दोनों आज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने सब्जेक्ट की आसान पहचान बताई थी, कौन काम कर रहा है। तो जब कौन काम करेगा, जैसे तुम दोनों शोर मचा रहे हो, तो कौन, तुम दोनों, तो तुम दोनों सब्जेक्ट हो गए। तो यहां पर अकेला वर्ड नहीं है, दो वर्ड आए। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो अकेले नहीं है, दो में काम करेंगे। यहां पे बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। एक सब्जेक्ट जो अकेले थे, समझ में आ गया। दो सब्जेक्ट जहां पे काम करेंगे वो ये है, इनके अलावा और कोई नहीं होता है। इनके अलावा जब हम लोग कभी अकेले और दो में होते हैं, तो यहां तक तो बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं आगे की। जैसे मान लो बैच के अंदर 40 बच्चे हैं, अब मैं कहता हूं कि तुम पास हो ना, बहुत शोर मचा रहे हो, बाहर आ जाओ। और कभी कभी मैं यही बोल दूं, भाई तुम सारे तो आज तो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हो तुम सारे। तो जब कभी बात होगी गिनती की, तुम दोनों, तुम पांचों, तुम 10 हो, मान लो बैच के अंदर अगर 20 बच्चे हैं, मैं कहता हूं भाई तुम जो 8 हो ना, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, शांत हो जाओ। तो जब किसी भी अकेला वर्ड होगा, क्लियर हो गया, दो होंगे, ये काम करेंगे, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे तीन की, यानी दो से ज्यादा, तीन हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 20 हो, 100 हो, कितने भी हो, सारे नाम। मान लो अगर 20,000 है और मैं बोलता हूं कि ये साइड में जो 2,000 बैठे हुए हैं ये बहुत ज्यादा साउंड कर रहे हैं, तो वहां पर सारे की बात नहीं हो रही है, वहां पर काउंटिंग की बात हो रही है। तो जहां पर हम लोग कभी भी काउंटिंग के लिए काम करेंगे, जैसे तुम 5 हो तो यू 5, तुम 5 हो, ऐसे ही वी 5, हम 5 हो, ऐसे ही दे 5, वो 5 हो। तो ये वो वर्ड्स है, सब्जेक्ट क्लियर हो गया जो अकेला था, समझ में आ गया। सेकंड सब्जेक्ट जहां पर बहुत चल रहा था, तुम दोनों, हम दोनों, वो दोनों, वहां पर बहुत लगाना जरूरी है, क्योंकि दोनों को बहुत बोलते हैं। जो वर्ड है वो तो वही रहेगा, यू, वी, दे, जो भी लगाओगे वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में दोनों के लिए बहुत जुड़ेगा, और ये दोनों वर्ड सब्जेक्ट काउंट होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर रहे थे गिनती की, तुम 5 हो तो यू 5, हम 5 हो, वी 5, तुम वो 5 हो, दे 5। तो यहाँ पे ये जो वर्डिंग है, जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, तो ये जो वर्ड है ये तो सेम ही रहेंगे। जिस गिनती की हम लोग बात करेंगे वो गिनती इसके साथ ऐड हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आती है। तो अब और इसके अलावा नेक्स्ट तरीके के जो सब्जेक्ट है वो है जब हम लोग कभी बात करेंगे ऑल के लिए, अकेले के लिए क्लियर, दो के लिए क्लियर, कितनी भी गिनती हो लेकिन सारे के लिए बात ना हो तो वहां पे ये काम होगा। और जब हम लोग कभी भी बात करेंगे सारों के लिए, तुम सारे, यू ऑल, हम सारे, वी ऑल, वो सारे, दे ऑल। तो वी, यू, दे ये तो सेम ही रहेंगे, सारे के लिए ऑल बोलते हैं, ये भी आप लोगों को पता ही है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दूं यहां से। फ्रेंड्स, अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब तक तो हम लोगों ने बात करी थी उस टॉपिक के बारे में जहां पर हमें यह पता चल रहा था कि कौन काम कर रहा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट हु इज वर्किंग। इट मींस अब हम लोगों को थोड़े से डाउट्स आएंगे इस बात को लेकर कि भाई यहां पे सब्जेक्ट है भी या नहीं। तो ये तो बात सेट है कि माइंड के अंदर एक ही बात सेट कर लेते हैं कि भाई लाइन की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से ही होगी। सब्जेक्ट नहीं है फिर भी सब्जेक्ट होता है, छिप जाता है। अब वो कैसे छिपता है, कैसे उसको बाहर निकालते हैं, जस्ट लुक एट आउट। तो अब हम लोग बात करेंगे कैसे सब्जेक्ट्स की जो दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। तो 4 एक ऐसे टॉपिक थे। अभी जब मैं आप लोगों को ही, शी, यू, वी, दे बता रहा था सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो वहां पर मैंने ये बोला था कि इट को साइड में रख देते हैं। तो इट को जो हम लोग साइड में रख रहे हैं,
अब हम लोग इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट, देयर, ये चार एक ऐसे टॉपिक हैं जहां पर सब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे लेकिन सब्जेक्ट होते हैं। तो एक तो इट हो गया, एक देयर हो गया, एक इंफिनिटिव है और एक चिल्ड्रन है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, पहले बस एक टॉपिक को लेते हैं, इट। इट का यूज किया जाएगा उन लाइंस के लिए जो लाइंस होगी बहुत ज्यादा शॉर्ट, इट मींस वेरी शॉर्ट लाइन, शॉर्ट लाइन। टाइम, डे, डेट, जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं। शॉर्ट लाइन मींस बहुत ज्यादा छोटी लाइन, जैसे मान लो जब मैं घर जाऊंगा, इस वीडियो को शूट करने के बाद जब मैं अपने घर जाऊंगा तो जब मैं गेट खटखटाऊंगा, गेट लगा हुआ होता है, नॉर्मल सी बात है हर किसी के घर का, बहुत ही कम ऐसे घर है जहां पर गेट खुले हुए होते हैं। तो जब मैं घर जाऊंगा और मैं गेट खटखटाऊंगा तो वहां पर अंदर से आवाज आएगी कौन है, तो मैं बोलूंगा भाई मैं हूं। इट का यूज दोबारा बता दूं, इट का यूज होगा शॉर्ट लाइंस के लिए, छोटी छोटी लाइंस के लिए, जैसे मैं हूं, तुम थे, मैं घर पे जाऊंगा तो मैं बोलूंगा मम्मी मैं हूं, तो मैं हूं के लिए आई एम नहीं बोल सकते। मान लो हम लोग रात में सो रहे हैं, हम लोग बचपन में क्या करते थे जब हम लोग छोटे थे, या आप लोगों ने भी ऐसा बहुत ज्यादा किया होगा, तो दूसरों की जो डोर बेल है या कुंडी है जिसको हम लोग सांकर वाकर भी बोल देते हैं, वो बजा करके भाग जाते थे। तो डोर बेल बजाई भाग गए, कुंडी बजाई भाग गए। तो ऐसा आप लोगों ने किया होगा शायद, मैंने तो बहुत किया जब मैं छोटी सी, मतलब जब मैं छोटा सा था तो वहां पर क्या था कि भाई किसी ने अगर देख लिया तो भाई कुंडी किसने बजाई, हमारा गेट किसने बजाया, भाई एलेक्स था, भाई राधा ने गेट बजाया, राधा थी, राहुल ने बजाया होगा। तो ये जो छोटी सी लाइंस है, एलेक्स था, राधा होगी, गोपाल है, तो ये जो बहुत ज्यादा छोटी सी लाइन है, तो इन शॉर्ट लाइंस के लिए हम लोग यूज करेंगे इट। टाइम, जैसे मैं कहूं भाई 12 बज गए हैं, सो 12 बज गए हैं, 12 हो रहा है, 12 बजने वाले हैं, ये सारे जब हम लोग कभी भी टाइम के लिए बात करेंगे तो वहां पे लगेगा इट। जब बात होगी डे की, डे का मतलब है दिन, जैसे आज मंडे है, कल संडे था, आज मेरा बर्थडे है, तो अगर मैं ये लाइन बोलूं कि आज मेरा बर्थडे है, तो उसको ये नहीं बोलना है कि टुडे इज माय बर्थडे। डेट, आज 20 तारीख है, कल 24 तारीख थी, परसों 26 तारीख होगी। तो जब कभी भी हम लोग किसी भी तारीख, किसी भी दिन, किसी भी समय या किसी भी शॉर्ट लाइन के लिए काम करेंगे तो हमें लगाना होगा इट। इसका रूल ले लेता है, पहले इट, उसके बाद लाइन अगर सेंस देती है प्रेजेंट की तो लगेगा इज। लाइन अगर सेंस देती है पास्ट की, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, हम लोग जो क्लासेस ले रहे हैं हम लोग काम करते हैं सेंस पर। वर्डिंग को देखकर चलोगे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन रही है, तो पहले तो इट लगेगा इन सारे टॉपिक्स को खत्म करने के लिए, इट लगेगा स्टार्टिंग में। अगर मैं कहूं आज मेरा बर्थडे है तो टुडे इज माय बर्थडे लाइन नहीं है, इट्स रॉन्ग, क्योंकि टुडे सब्जेक्ट नहीं है, बोला जाता है सेंसफुल है, लेकिन वी डोंट, अगर हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं देन वी हैव टू फुली फोकस ऑन द ग्रामर। सो इट लगेगा स्टार्टिंग में, फिर इज लगेगा जब सेंस है की होगी। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कल मेरा बर्थडे है, सो इट विल बी माय बर्थडे, या फिर इट इज माय बर्थडे टुमारो। तो अगर इस सेंस में काम कर रहे हो तो इसके बाद टुमारो लगाना पड़ेगा, ताकि टुमारो जो है वो कल आने वाले की सेंस को क्लियर कर रहा है, इसलिए लगेगा। सो पहले इट, उसके बाद लगेगा इज, जब लगेगा जब हम लोग सेंस पे काम करेंगे और प्रेजेंट की सेंस काम कर रही होगी तब हम लोग इज लगाएंगे। बात अगर पास्ट सेंस की है was, बात अगर फ्यूचर सेंस की है will be, और उसके जस्ट बाद में वो जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, यानी अदर वर्ड, अदर वर्ड्स को आप लोग ऑब्जेक्ट भी क्लियर कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। कल वाली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे शॉर्ट लाइन मैं हूं, इट इज मी, ये जो अदर वर्ड्स है ना, इसको मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सो मैं हूं, इट इज आई, या फिर इट्स मी। टी शर्ट्स के पीछे, बाइकों के पीछे और स्कूटियों के पीछे लिखा होता है इट्स मी, इस तरीके की टी शर्ट भी चली थी इट्स मी, तो ये जो है इट्स मी का मतलब मैं हूं।
तो टाइम के बारे में बात करें, 12 बज गए हैं, इट्स 12। कोई एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन या एएम पीएम लगाने की जरूरत नहीं है। और डे के लिए काम करें तो जैसे आज मंडे है, तो अगर मैं कहूं आज मंडे है तो टुडे इज माय मंडे, टुडे इज मंडे ना लिख करके लिखना होगा इट इज मंडे। डेट आज मान लेते हैं अगर 15 तारीख है तो इट इज 15th ऑफ मई। यहां तक बात समझ में आती है, इट का पूरा फॉर्म खत्म होता है। इट सिर्फ काम करेगा इन टॉपिक्स के लिए, शॉर्ट लाइन, टाइम, डे एंड डेट, इन सारे टॉपिक्स के लिए खत्म होगा। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। इट वी हैव डन। तो इट के लिए हमें क्या मिला, इट को हमें यूज करना था एक तो शॉर्ट लाइन के लिए और डे के लिए, टाइम के लिए, और कोई भी चाहे अगर कोई स्पेशल डे भी आता है, जैसे मेरा बर्थडे है, होली है, दिवाली है, ईद है, तो ये सारे के स्पेशल डे हैं। तो जब कभी भी इस तरीके की कोई भी सेंस आएगी देन वी हैव टू यूज ऑल द थिंग्स। और डेट, इन सारे टॉपिक्स के लिए हमें इट का यूज करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है देयर। देयर का यूज, देयर का वैसे तो हिंदी मीनिंग वहां होता है, देयर हमारा सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, देयर सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, वो धीरे धीरे जब हम लोग जानेंगे तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कहां पे यूज होते हैं, सब्जेक्ट यूज होते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। इट मींस लाइन के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का यूज होता है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने कल बताई थी, ये जितनी भी चीजें मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं सब्जेक्ट के रूप में, ये सारे यूज होंगे स्टार्टिंग में। तो बात आती है देयर की। देयर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों के लिए। लेकिन देयर एक तो काम करता है वहां के लिए, जब लाइन के अंदर वहां आ जाएगा तो वहां पे तो देयर लगना ही लगना है, लेकिन देयर यूज या तो वो वहां होगा और ये किसी जगह को रिप्रेजेंट करेगा। सर जब हम इट में टाइम का यूज करेंगे तो उसके पीछे पीएम या एएम लगाएंगे? देखो, इट के एंड में एएम पीएम का यूज लगाने की जरूरत नहीं है, लगा देते हैं गलत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बैच 12 बजे होगा, तो एक कॉमन सेंस की भी बात है, भाई रात को 12 बजे तो कोई नहीं पढ़ाएगा। हम लोग कोई टेररिस्ट नहीं है तो रात को कोई मतलब एक मतलब साइलेंट जोन पे जाकर के हम लोग काम करें, सीधी सी बात है। हम लोग मॉर्निंग की या दोपहर की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं मॉर्निंग में 8 बजे उठता हूं, तो वहां पर एएम पीएम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उठा मॉर्निंग में जाता है। अगर आप लोग लगा देते हो गलत नहीं है, लगाने की जरूरत है नहीं। मिनिमम वर्डों के साथ, फुल सेंस के साथ काम करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप हर वर्ड को लेकर के सोच के चलोगे, लगा के चलोगे, तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑड लगता है। ओके सर। और कोई, जहां तक मैंने अभी तक आप लोगों को जो कराया है, अगर अभी तक आपके कोई डाउट्स हैं तो क्लियर करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्योंकि अब जो टॉपिक में छेड़ने वाला हूं, इट मीन जो इन्फिनिटिव और जिरेंड है, देयर के बाद जब मैं इन्फिनिटिव और जिरेंड के पास जाऊंगा तो वो डाउट्स रखेगा माइंड में बहुत सारे। तो यहां तक कोई डाउट्स है तो बताओ, पहले हम लोग यहां तक थोड़े से फ्री हो जाते हैं। भैया एक बार देर बता देना, क्योंकि मैं ना एग्जिट हो गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है सुनो, देयर मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं, अभी तो मैं देयर को स्टार्ट करूंगा। देयर से पहले तक के जो डाउट्स हैं वो पूछ लो। आप लोगों को सिंगुलर जो अकेले सब्जेक्ट आ रहे थे वो समझ में आ गए, दो सब्जेक्ट थे बहुत के लिए काम कर रहा था वो समझ में आ गया, गिनती वाले सब्जेक्ट समझ में आ गए, U5 V5 D5, ऑल का क्लियर हो गया, वी ऑल दे ऑल, ये तो खैर वो सब्जेक्ट्स थे जो आप लोगों को खैर बचपन से आप लोगों को इनको आते ही हैं अच्छे से। अब इट क्लियर था, इट शॉर्ट लाइंस डे टाइम और डेट के लिए काम कर रहा था। एएम पीएम लगा देते वो गलत नहीं है, लेकिन लगाने की जरूरत है नहीं, टू वर्क्स ऑन सेंस। देयर पर हम लोग काम कर रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच अबाउट देयर। चलो, देयर का यूज एक तो वहां के लिए पता है, देयर की जो हिंदी है वो वहां होती है और ये जगह को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि एक तो इसका रूल फिक्स नहीं है। ये इट देयर इन्फिनिटिव जिरेंड उन जगहों पे लगेंगे जिस जगह पे हमारे पास सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। मतलब सब्जेक्ट की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, कौन काम कर रहा है। तुम चाहो बहुत शोर मचा रहे हो, कौन, तुम चाहो, तो तुम चाहो सब्जेक्ट हो गए, यहां पे पता चल गया कौन कर रहा है।
लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जहां पर सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा लेकिन यूज इनका होगा। अगर इनका यूज हम लोग नहीं करते हैं देन मिस्टेक होती है। तो इट का यूज किसी आईडी पे काम नहीं करता, इन वर्डों की सेंस पे काम करेगा। अगर इनमें से कुछ नजर आ जाए और डूअर ना हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर वहां पे ही शी यू वी दे यानी कोई भी सब्जेक्ट है फिर हम लोग इनका यूज नहीं करेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो ये इन चारों टॉपिक का इनको मैं भी और डिटेल में दोबारा शॉर्ट में क्लियर करूंगा कि कैसे हम लोग इनका यूज करते हैं। तो इट का यूज समझ में आ गया। इट का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट नहीं होगा और इन चारों में से कुछ भी चीज मैच हो जाए तब हम लोग इनके पास जाएंगे। देयर का यूज तब करेंगे जब लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब जगह की सेंस होगी। जगह का मतलब दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापानीज, ये सब नहीं है। जगह का मतलब है जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे ट्राइपॉड में ना 2 फोन लगे हुए हैं। सो ये जो ट्राइपॉड है और जो 2 फोन लगे हुए हैं, ट्राइपॉड भी किसी जगह पर ही है और जो फोन लगा रखे हैं वो भी, जो कैमरा सेट कर रखा है वो भी किसी जगह पर ही है। मैं आप लोगों को इस बैच के अंदर पढ़ा रहा हूं, तो कौन पढ़ा रहा? मैं। तो यहां पर सब्जेक्ट आ गया, तो जहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा, मिल जाएगा, वहां पर हम लोग इसमें से किसी का भी यूज नहीं कर सकते। इन चारों का यूज तब करना है जब लाइन के अंदर सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होगा। इट का यूज करना है इन सेंस के लिए, देयर का यूज करेंगे वहां के लिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पर्स में 20 रुपए हैं, तो कौन काम कर रहा है? नहीं पता। पर्स में जो 20 रुपए रखे हुए हैं वो किसी जगह पे ही होंगे, तब अब देयर आ जाएगा। इस सवाल में कोई गलती नहीं है। तो जो सवाल होगा वो भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, मींस वो भी कहीं ना कहीं किसी जगह पर होगा। कौन होगा? सवाल होगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस आ गई। तो जहां पर हम लोग देयर का यूज करेंगे, तो दोबारा क्लियर कर दो, देयर का यूज वहां और जगह के लिए, इसका रूल फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन लाइन। जैसे मैं वहां हूं, आई एम देयर, तुम वहां थे, यू वर देयर, तो यहां पे एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है देयर। अब मैं कहता हूं कि मेरे इस सवाल में कोई गलती नहीं है, तो देयर इज नो मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। यहां पे स्टार्टिंग में आ गया एज अ सब्जेक्ट। मेरे पर्स में 20 रुपए हैं, सो देयर आर 20 रुपीस इन माय वॉलेट। मेरी गली में सिर्फ एक ही बच्चा है, सो देयर इज ओनली अ चाइल्ड इन माय स्ट्रीट। आपकी गली में 20 बच्चे हैं, देयर आर 20 चिल्ड्रन इन योर स्ट्रीट। तो देयर के बाद में इज भी लगा, जैसे मैंने अभी बोला था कि देयर इज अ चाइल्ड इन माय स्ट्रीट, मेरी गली में एक बच्चा है, सो देयर इज सिंगुलर, इज सिंगुलर के साथ ही लगेगा। और मैंने कहा कि आपकी गली में 20 बच्चे हैं, तो देयर आर 20, तो वहां पे देयर के बाद आर लगा, वो प्लूरल का काम कर रहा है। तो क्या होता है सिंगुलर प्लूरल, किसी दिन डिटेल में जानेंगे, वहां पे फिर आप लोगों के पास आऊंगा परेशान करने के लिए। सिंगुलर प्लूरल भी हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो अभी हम लोग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जाते हैं ब्रह्मास्त्र के पास। इट मींस इन्फिनिटिव एंड जेरेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सबसे आसान, बहुत मजा आएगा इसे सीखने में। तो मैं इसको वहां से मिटा रहा हूं, इसको दोबारा से यहां पे लिख करके डिटेल में और आराम से बहुत तरीके से इसको सीखते हैं। मिटा दूं मैं इसको यहां से। इट, बाय बाय, देयर, बाय बाय। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटिव एंड जेरेंड। आई एन एफ आई एन आई, आई एन एफ एन आई, इन्फिनिटिव, एन आई टी आई वी, इन्फिनिटिव एंड जेरेंड। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये यार होते क्या है। इन्फिनिटिव और जेरेंड, इन्फिनिटिव का मतलब है टू के साथ जब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंपल। जेरेंड का मतलब है जब लाइन की स्टार्टिंग हम लोग v1 प्लस ing से करते हैं, जिसको आप लोग v4 भी बोल सकते हैं। दोबारा समझ लेते हैं इन्फिनिटिव जेरेंड क्या होता है। मैं अभी आप लोगों को पूरे इन्फिनिटिव जेरेंड नहीं पढ़ा रहा हूं। इन्फिनिटिव का मतलब है 2v1, जहां पे भी 2 के साथ v1 नजर आ जाए उसे 2v1 कहीं मत बोलना, इन्फिनिटिव बोल देना अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए। उसके अलावा जेरेंड, जेरेंड के अंदर आप लोग अगर कोई पूछने लगे जेरेंड क्या है, तो बोल देना भैया v1 प्लस ing होता है, v4 होता है। पहली बात तो कोई पूछेगा ही नहीं, यू मस्ट नो अबाउट दैट। ओके, इन टॉपिक का यूज, इन्फिनिटिव जेरेंड का यूज होगा कब? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था कि इन टॉपिक का यूज होगा तब जब लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा। इट, देयर, इन्फिनिटिव, जेरेंड, ये चार एक ऐसे टॉपिक हैं जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये सब्जेक्ट का काम करने के लिए आ जाते हैं। चलिए गाइस, इन्फिनिटिव जेरेंड,
मोस्ट इंपोर्टेंट पहचान, एक तो इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि भाई लाइन के अंदर ना नावर्ड होना चाहिए। सबसे अच्छी पहचान इसकी, लाइन के अंदर नावर्ड जरूर होगा, तब इन्फिनिटिव और जिरेंड में से किसी भी एक का यूज करेंगे। किसी का भी यूज कर लेना, दोनों सही है, किसी का भी यूज करना, लेकिन याद रहे लाइन के अंदर नावर्ड होगा। ये नावर्ड होगा कहां पे, ये नावर्ड होगा सब्जेक्ट मतलब एक्शन के साथ। एक्शन आप लोगों को मैं कल हमारी क्लास के अंदर पढ़ा चुका था। एक्शन का मतलब है काम का होना, जाना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, भागना, सोचना, लड़ना, वीडियो देखना, यूट्यूब पे जाना, मतलब कुछ भी, कोई भी जो एक्शन होगा, जो काम हो रहा होगा, जो क्रिया होगी, उसको हिंदी मीडियम वाले क्रिया से याद रखते हैं, तो उसके साथ में नावर्ड होना चाहिए। जब किसी भी एक तो लाइन के अंदर सब्जेक्ट ना हो, लाइन के अंदर भाई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही, शी, यू, वी, दे, कौन काम कर रहा है, नहीं होना चाहिए, पहला रूल। सेकंड, उस लाइन के अंदर नावर्ड जरूर मिलेगा। अगर मिल गया इससे बना देना, नहीं मिला तो वो कुछ और है, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे। आगे चलते हैं। अब ये जो इन्फिनिटिव और जिरेंड है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो लाइन की स्टार्टिंग में हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट से ही होनी है। तो इसको मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में यहां पे लिख देता हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। अब अगर लाइन के अंदर जो चीज नहीं होगी, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते भैया, छोड़ दो उनको, जाने दो। तो अभी मैं आप लोगों को सब्जेक्ट करा रहा हूं, तो सब्जेक्ट होने यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। अगर लाइन के अंदर सब्जेक्ट है तो भाई हेल्पिंग वर्ब भी आनी जरूरी है अकॉर्डिंग टू लाइन, तो हेल्पिंग वर्ब भी आप लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि उन लाइंस के अंदर मेन वर्ब भी हो। अगर मेन वर्ब हो तो लगा देंगे, नहीं हो तो नहीं लगाएंगे। इन कंडीशन के अंदर मेन वर्ब नहीं होगी, होगी लेकिन वो ये वाली होगी। जब मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा तो वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी लाइंस के अंदर एक्शन, इट मींस मेन वर्ब नहीं होगा, बाकी बचता है अदर वर्ड्स मींस ऑब्जेक्ट, ये होगा। यहां तक बात समझ में आती है। एक एग्जांपल लेते हैं जहां से आपके डाउट्स खत्म हो पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी पहली कंडीशन है, एक तो लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे ही, शी, यू, वी, दे नहीं होने चाहिए, पहला रूल। सेकंड, उस लाइन के अंदर नावर्ड जरूर होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास में गाली देना, क्लास में गाली देना सही नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी अभी मैं एक दो एग्जांपल और लिख के बताऊंगा, तभी जब बोर्ड भर जाएगा इसको समझा करके, फिर वहां से और क्लियर हो पाएगा। तो इसके रूल्स देखते हैं। पहला रूल था कि सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्लास में गाली देना सही नहीं है। कौन, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, कौन काम कर रहा है। तो इस लाइन के अंदर हमें नहीं पता चल रहा कौन काम कर रहा है, तो नहीं पता चल रहा, पहला रूल हमारा सेट हो गया। नहीं पता चल रहा किसने काम किया या कौन काम किया। क्लास के अंदर गाली देना सही नहीं है। हो सकता है टीचरों के लिए, हो सकता है बच्चों के लिए, हो सकता है लेबर लगी हुई हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कोई जिसके लिए स्टेटमेंट बोली जा रही है तो किसी के लिए ही, लेकिन किसके लिए बोली जा रही है, नो आइडिया होता है। सो वहां पर सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा, पहला रूल क्लियर हो गया। सेकेंड रूल के अंदर हमें एक्शन के साथ में नावर्ड देखना होगा, गाली देना। तो ये जो नावर्ड आ गया गाली देना, गाली देना एक्शन है, मेन वर्ब है, इसके साथ में नावर्ड जुड़ गया। तो जिस वर्ड के, जिस एक्शन के साथ में नावर्ड जुड़ जाएगा, उस लाइन को हम लोग या तो इंफिनिटिव से बनाएंगे या जिरेंड से। एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं वेरी इजीली। यहां तक क्लियर होता है, आगे चलते हैं। अब इस लाइन को बना के देख लेते हैं। देखो मैं अभी बता रहा था कि कभी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, मींस अकेला, कभी दो होंगे, कभी गिनतियां होंगी, कभी सारे होंगे। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर दो दो तीन तीन चार चार नहीं, दो दो लाइन के भी सब्जेक्ट माने जाते हैं। अगर मैं इस छोटी सी लाइन को बहुत बड़ी लाइन कर दूं और जहां पर मुझे नावर्ड मिल जाएगा, जहां पर मुझे नावर्ड मिल जाएगा, उस ना से लेकर के पहले तक का सारा जितना भी होगा, चाहे वो 4 वर्ड हो, 40 वर्ड हो, कितना भी हो, सारा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा डाउट आ गया होगा माइंड में,
देखते हैं। पहले मैं इस टॉपिक को इंफिनिटिव से खत्म कर रहा हूं। तो ना के लिए मुझे क्या करना है, टू के साथ V1 लगानी है। तो ना के लिए मैं क्या करूंगा, पहले टू, और V1 का क्या मतलब है, अब्यूज, तो टू अब्यूज, तो गाली देने का मतलब है टू अब्यूज में इन क्लासरूम। तो ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये जो टू है वो प्रेपोजिशन नहीं है, अब्यूज मेन वर्ब नहीं है, इन आर्टिकल नहीं है, क्लासरूम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो खैर ये जो जो चीजों को मैं मना कर रहा हूं है तो ये वही, लेकिन अगर हम लोग इसको इन्फिनिटिव जेरेंड से पढ़ते हैं तो ये सारे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है। ये क्लियर हो गया। अब नाउ मैंने आप लोगों को सबसे पहली वाली क्लास के अंदर फोन नंबर पढ़ाया था। कोई भी कैसी भी लाइन होगी, सारी लाइन के अंदर हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कौन काम कर रहा है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो इन्फिनिटिव और जेरेंड है, तो मैंने इन्फिनिटिव का काम कर दिया। अभी जेरेंड को मैं भी बनाता हूं कुछ देर के अंदर। और अगर ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंस जो मैं बना रहा हूं, अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या होना चाहिए, कौन सी बात है, हेल्प यू आएगी। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, हेल्प यू आउट मींस पीछे से चलेंगे तो इज नॉट, और सही को या तो आप लोग ओके बोल दो, या राइट बोल दो, या गुड बोल दो, कुछ ही बोल दो, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहां पे बात समझ में आ गई। इस तरीके की लाइंस को इन्फिनिटिव और जेरेंड का यूज करने के लिए हमें दो कंडीशन कंप्लीट करनी होंगी। अगर दो कंडीशनों में से कोई सी भी कंप्लीट नहीं है तो हम लोग इन्फिनिटिव जेरेंड के पास नहीं जा सकते। पहली कंडीशन, ये वो कंडीशन है जहां पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ही शी यू वी दे आई नहीं होंगे, तभी हम लोग इनका यूज कर सकते हैं, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि इनके अंदर एक्शन के साथ में नावर्ड होगा। तो यहां पे सब्जेक्ट नहीं था हमारे पास, मींस कौन काम कर रहा है, वी डोंट नो बोल है, और एक्शन के साथ में नावर्ड आ गए, तो उसको हमने पहले इन्फिनिटिव से तैयार किया। अगर मैं इसी टॉपिक को इन्फिनिटिव से ना बना करके जेरेंड से बनाऊं तो फिर मैं क्या करूंगा, जेरेंड का मतलब है V1 प्लस आईएनजी, तो ये जो है टू अब्यूज ये हटेगा और क्या हो जाएगा, अब्यूजिंग, आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से स्टार्ट करना है। अब्यूजिंग, बाकी सारा सेम, अब्यूजिंग इन क्लासरूम इज नॉट, ओके फाइन गुड, जो भी आप लोग उसके अंदर लिख सकते हो। मैं कुछ लाइंस बोल रहा हूं, उनको लिखो। तो ये थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड है, जब हम लोग इन टॉपिक्स को स्पीकिंग में लेकर आएंगे वहां से हमारी स्पीकिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है और मजा आता है फिर इन टॉपिक्स को यूज करने के लिए, और जो सुनते हैं उनको भी मजा आता है इन टॉपिक्स को यूज करने के लिए। चलिए, लाइन है, क्लास में बिना नहाए धोए आना अच्छी बात नहीं है, पहली लाइन। दूसरी लाइन है दूसरों का मजाक बनाना बहुत गलत बात है। नेक्स्ट और लास्ट लाइन है कि क्लास के अंदर लंच से पहले किसी दूसरे स्टूडेंट का टिफिन खा जाना बहुत ही अच्छी बात है। सो ये तीन चार लाइंस है, एक दो लाइन अपनी मर्जी से बना लेना, कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे बता देना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक अगर अभी तक किसी को कोई डाउट्स हैं तो अपने डाउट्स पूछो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो 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 सर, नो डाउट। भाई बहुत देर के बाद रिप्लाई आता है आप लोगों का, मैं तो सोचता हूँ पता नहीं आवाज जा भी रही है मेरी, नहीं। चलिए ठीक है, नो डाउट्स, वेरी गुड। प्रैक्टिस करना है इसकी जरूर, मैं आई विल चेक नाउ। तो हम लोग आगे चल रहे हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको ऐसे। अगर किसी को कोई डाउट है इन्फिनिटिव जेरेंड से तो मुझे बता दो, मैं एक दो एग्जांपल और करा दूं। कैन यू प्लीज रिपीट? ओके, चलिए बहुत शॉर्ट में समझते हैं। इन्फिनिटिव जेरेंड का यूज तब करेंगे जब लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, ही शी यू वी दे नहीं होंगे। दूसरा है जब इसका यूज तब होगा जब लाइन के अंदर ना वर्ड आ जाएगा। इसका नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, और जहां पे आपको ना दिख जाएगा ना, उस ना से पहले तक का सारा जितना भी होगा सारा सब्जेक्ट होगा। जैसे
बाहर दूसरों की इंसल्ट करना सही रहेगा। बाहर दूसरों की इंसल्ट करना सही रहेगा। पहली बात तो इंसल्ट करना यार बहुत ही ज्यादा गलत है। लाइन सिखा रहा हूं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। चलिए पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कौन काम कर रहा है, यानी पहला मैं देख रहा सब्जेक्ट। तो बाहर दूसरों की इंसल्ट करना सही रहेगा में कोई तो करेगा या किसी से तो बोला ही जा रहा है, वो बात सही है, लेकिन कौन करेगा या किसको बोला जा रहा है ये नहीं पता चल रहा। इट मींस सब्जेक्ट नहीं है। पहला रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल था कि उस लाइन के अंदर हमें एक्शन के साथ में नावर्ड दिखना चाहिए। तो दूसरों की बाहर दूसरों की इंसल्ट करना, तो इंसल्ट करना एक मेन वर्ब है, मींस एक्शन है। तो यहां पर हमें नावर्ड मिल गया। जहां पर भी हम लोगों को नावर्ड मिल जाएगा उस ना से लेकर के पहले तक का सारा हमारा सब्जेक्ट होगा। लाइन बनाते हैं। तो अगर मैं पहले इस लाइन को इन्फिनिटिव से बनाऊं, इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या था, टू के साथ में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। तो ना के लिए मैं क्या करूंगा, पहले टू लगाऊंगा, टू इंसल्ट। चलिए ना के लिए टू आ गया, पीछे से चलना है, इंसल्ट अदर्स आउटसाइड। और इसके अंदर अगर मैं आउटसाइड ना भी लगाऊं ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टू इंसल्ट अदर्स यानी दूसरों की बेइज्जती करना। तो अपनों की तो कोई बेइज्जती नहीं करता, अपने मॉम डैड भाई बहनों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मींस इंसल्ट नहीं करता है। लेकिन अगर तुम लोग बाहर को देख करके अगर आउटसाइड लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। चलो विल बी ओके। लेकिन जैसे मैंने इस टॉपिक को बनाया इन्फिनिटिव से, मींस टू के साथ में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से। अगर मैं इसी टॉपिक को बनाता हूं जिरंड से, GERUND, इसका मतलब था V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING जो है, ये जो टू इंसल्ट लिखा है, बस मुझे इतना करना है, टू इंसल्ट की जगह मुझे यहां पे लिखना है इंसल्टिंग। बाकी सारा सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग मुझसे बाद में डिस्कस कर लेना। मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा मुश्किल है कि समझ में आए। जहां पे ना आ रहा है उसको पकड़ो, पहले तक का सारा लिखते चले जाओ, पीछे तुम लोग हेल्प में और ऑब्जेक्ट लगाओ, खत्म हो जाएगा, कोई डाउट्स नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? मिटा रहा हूं इसको। चलिए गाइस, बहुत हो गया रिटन वर्क। नाउ गेट रेडी फॉर द स्पीकिंग। काफी टाइम हो गया हम लोग ग्रामर के चक्कर में जब से आए ना, तो थोड़ी स्पीकिंग तो रहेगी। चलिए गाइस, हम लोग स्पीकिंग करते हैं। और स्पीकिंग के अंदर ये याद रखना गाइस कि जब कोई एक स्टूडेंट बोले ना तो कोई उनकी बातों को काटेगा नहीं। कुछ रूल्स हैं वो उनको क्रॉस नहीं करेंगे। तो कोई भी जब किसी को के लिए बोले तो एक तो रिस्पेक्ट एवरीवन। इंग्लिश आ जाने का मतलब ये नहीं कि दूसरों की इंसल्ट करना है। जिस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोग दूसरों की इंसल्ट कर रहे हो, हम लोग अपनी क्लास लीव कर देंगे। तो पहला, हम लोग किसी की बातों को काटेंगे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हम लोग किसी की इंसल्ट कर रहे हैं। जो मतलब एरोगेंस है ना, वो तो रावण का भी नहीं रुका। हम लोग तो बहुत ज्यादा नॉर्मल से इंसान है। तो किसी को डाउन मत दिखाओ, ऑलवेज इंस्पायर एवरीवन, मोटिवेट एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा इजी सा हो, जिसपे हर कोई बच्चा बोल सके, क्योंकि इस बैच के अंदर बहुत छोटे बच्चे भी हैं और काफी एजेड भी हैं, मैरिड भी हैं, यानी हर, और काफी दूर दूर के हैं, रांची से भी जुड़े हुए हैं और असम से भी जुड़े हुए हैं। तो वी आर आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक विद दैम। और ये जो कैंपेन है जो मैं चला रहा हूँ, जो फ्री इंग्लिश क्लासेस का है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो ताकि हम लोग एक वर्ल्ड वाइड बन जाएं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों तक पहुंचे और हम लोग उनको कुछ ना कुछ हेल्प कर पाए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा, अभी तो खैर स्टार्टिंग है, अभी तो करीब 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोग इसको थोड़ा और मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे, तो वैसे मैं यहाँ का एनवायरनमेंट पूरा चेंज कर दूंगा, प्रोजेक्टर्स और मतलब ठीक ठाक हो जाएगा। तो बस आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके अंदर ऐड कर सकें। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऐड करो, फ्रेंड्स को सजेस्ट करो। फ्री क्लासेस है, क्या बुरा है? थोड़ा
चलिए गाइस, आप लोग मुझे बता दो कि हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। कोई टॉपिक बता दो, नॉर्मल सा, इजी सा, जिस पर हम लोग स्पीकिंग कर सकें। बताइए, टॉपिक बताइए कोई, या मैं बताऊं? आप बता दो भैया। चलिए देखो, जैसे बच्चे जब स्कूल में होते हैं या जब हम लोग कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो अच्छा, एक टॉपिक भेजा किसी बच्चे ने कि मोबाइल फोन। ओके चलो, मोबाइल फोन को, ये कुछ ज्यादा इजी हो जाएगा, मोबाइल फोन को हम लोग बाद में देखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे जितने भी ऐड हो चुके हो, सभी स्कूल से टच में हो, सभी स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हैं कुछ बच्चे। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे कोई भी बच्चा जो स्कूल कर रहा है या जॉब कर रहे हैं तो वो बंक कर देता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बंकिंग करी है, बहुत स्कूल बंक किया है। जॉब तो मैंने खैर कभी नहीं करी, बस 1-2 महीने काम किया था जॉब पर, तो जॉब से तो खैर कभी बंक बंक का टाइम नहीं मिला। तो मैंने स्कूल बहुत बंक किया। टॉपिक ये है, बंकिंग इज गुड अ बंकिंग करना, स्कूल बंक करते हैं, कॉलेज बंक करते हैं, बंक करना सही है गलत है? समटाइम्स। समटाइम्स, नॉट समटाइम्स। फाइनल डिसीजन दो, यस और नो। व्हाट? इट मींस यू हैव टू से यस और नो, नॉट समटाइम्स। जो बच्चे बंक करते हैं, मतलब बंक तो खैर हर कोई डेली नहीं करता है, तो वो जब भी बंक करते हैं, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, मतलब जब भी वो बंक करते हैं, तो बंक करना सही है गलत है? I think it's not a good for us. Okay, so your name is Payal, I think. And yes, Okay. I'm well. Okay, fine. Payal, you speak that how bunking is bad. और आपके बाद में जिस किसी को लगता है, जितने भी बच्चे हमारे पास इस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, तो जिसको भी लगता है कि पायल गलत बोल रही हैं, तो पायल के जब वो पायल अपनी बात को खत्म करेंगी, उसके बाद वो अपनी बात को सामने रख सकते हैं। कोई भी किसी की बातों को नहीं काटेंगे। चलिए पायल, यू स्टार्ट एंड आफ्टर यू। चलो स्टार्ट। Okay. I think bunk is a bad thing. If we bunk any school and colleges without inform to other parents, it's a while we are bunking the schools, college. If accident happen, if we are then we are bunking, it's who will be um, क्या हुआ? what's this? But according to me, it's a bad. We can lose our very important things in our lives if we are teachers teaching our very important lesson, and then we try to bunk on that day. It's a very bad for us, and we should not do this like this. Do this in our lives. Okay. So Okay. okay, after, okay guys, anybody else who is ready to speak after Payal? Hello, is there anyone to speak? Hello. Okay, Payal, as you have just talked about that, yes, we missed, sometimes we miss the important things and lesson from the school side to the college side. But I was just very crazy for the bunking, and I was just very happy because whenever I go for my tour and all that, I was very happy because it is not done on daily basis. That I was just very happy just to enjoyments with other friends and somewhere else. Where my parents never allowed me to go, that I was just very happy to go for that place where my friends say that never go at that place, but I always try to be there. So it was a very good experience in my life, and very happy for that. So first of all, try to make a with very good connection with your parents and told them we are doing study, not doing other wrong thing in our lives. And if we are going a right place. Okay. Okay. So try to convince them and make a very strong stress and very strong bond with your parents. Okay. And if you do wrong thing, so why your parents allowed to
more angry, But but Payal, now, fine, yeah. but Payal, mostly in India, parents are not allowing, for, especially girls, to go outside and hang out with our friends. So they girls tried that we bunk our classes and go outside for with my friends for making a memory and explore new things, new places. So I don't think bunking is a bad thing. So behind is that there is some reasons, maybe you try to convince them that other girls are going, why I cannot go outside. I'm also girls and other are also girls. Some girls are doing jobs and they go to outside, they become a lords, they achieving their goals. So why I cannot go outside? I'm not human being. I have no rights. I have no freedom to go outside. So why you uh, it's okay, you can speak now. What do you But think? but after that, parents are not allowing. Then what we do. Say that's only we stay at home and not going outside. So dear, did you talk to with your parents sometimes? I mean to say, I'm not talking about me, Payal. I'm talking about other girls. okay. Excuse me, all the fellas. Are we doing any, speaking activity here? Sorry, I was away from the phone. So, what's the topic for the day? Topic. So buddy, Bunking topic is is the about bunking is the topic. Bunking is So what's- not bad. So what's your point of view? You mean to say, Okay. absconding? Is that what you mean? Wait, Martin, your name is Martin, right? Yes. Martin, the topic is the bunking. The topic is the bunking is good or bad. And actually, when I was just in the schools, then I started to my bunk all the schools. When I started to my college, then the Delhi University, I was the part of the DU, sort of become side. Then I was just ready to bunk on daily basis. I feel very happy when I would just go with my friends and all. That I was just very happy with that. So I would like to know from your side, that is to bunk or bunking is good or bad according to you. What do you think about that? The Payal is saying that bunking is very bad. And some other student is saying the bunking is very good. Renu. Bad. Sir, I'm Renu. Okay. And I never bunk my schools and colleges. Okay. But still, I don't think bunking is a bad thing. Okay. So even bunking is very good. I think bunking is really very good because when we spend our time with our friends, we are the other place where parents are never allowed to be. So now Martin, we would like to know from your side that what do you think about the bunking is good or bad? According to Martin, you speak. Thank you, Abhishek, for allowing me to speak. Wait. Martin, my name is Alex. Sorry? My name is Alex. This is Alex here. Abhishek Yadav. Alex. Anish. Okay, leave. Just speak. His name is Alex. Okay, Alex. Okay. Okay, now continue Your please. name seems to appear as Abhishek, that's why. Okay. Actually, the phone problems is there. I have no very good phones. That's why I've just borrowed friends from my friends, and it was the thing. Okay, now you continue. You speak. Thank you so much, Alex, and I really appreciate your opportunities that you have given me, and I'm so privileged and honored to be here and the part of this campaign, and I really support this. And I really want to congratulate all my friends out there who've been participated today. And Renu and Payal seems to be quite, a good speaker out there, which I really appreciate it. And as far as my introduction is concerned, my name is Downey Martin, and I am connecting all the way from Ranchi. I am working at an international company called American Express. I'm working as an voice and accent coach there, and right now I'm working from home. So, and just to improvise my English more and more, I thought of like joining this class, and I think it's very beneficial. Coming back straight to the point, does bunking
adversely impact to our personality or not. And what I think, what's my take on it? I would say, me as a person, I bunked a lot. I've been absconded in my school and college couple of times, numbers of times. My parents used to go after me all the way, throughout the day. Just to figure out, because I was never been so studious, and I never wanted to sit back at school and try to study a lot. But then I wanted to explore a few places. I studied in St. Joseph in North Point in Darjeeling. So that place is a very strict school. It's a place where it's always boys, and it was not co-ed kind of a school. Okay. So it was all boys, and yes. Okay, Mani, the school was just very strict and you was not able to just bunk your school. So now here we are not just talking about that you would be able to just bunk your schools and all. We are just taking the views that those students who just bunk their schools on a daily basis or somewhere else, whenever they want. So if that's good and bad, it means to bunk is good or bad for those students who just do on the daily basis or somewhere else. Yeah, I was coming into that point because my school was being a very strict, and I never been allowed to go outside. So I think for me it was quite peaceful and trying to figure out what is best out there. So I wanted to explore the places. I wanted to hang out with my friends, because that gives me the refreshment to study more and more, because I can focus on my study as well. Because when you have a lot of peer pressure by your parents, your teachers, your professors and everything, a child could actually take a lot of pressure. So I think bunking is a kind of a practice that you should be following, not on a regular basis, but yeah, you could actually go out once a while and try to figure out what is best that you want to do. So I think that somewhere it's a pretty much good idea to have a peaceful mind. Okay, so that's great. And now anybody else who just has their own views that what they think about the bunking is, but actually there are a number of students in this room, in this group at this time, and I don't know why just talking about means they are not speaking. There are 3 students who are just speaking. Wait a while, guys. So, Martin, Yeah. you said that sometimes is a good if you are bunking the school and colleges. देखो, file. So, Yes. you are cheating your parents, according to me. If you do these types of things in your lives without informing them, you are bunking the schools and colleges. So it's your rights or wrong, according to you. What's your point of view? I am Payal. Is this, by the way? Okay, fire. So your question, if I could paraphrase it once again, that am I cheating with my parents while I was bunking the school and colleges? Yes. Yeah, you are absolutely correct. Yes, we are definitely cheating our parents. We're definitely cheating our guardian, because by then we are quite innocent. And if there is something wrong happens to us, of course, there would be a responsibility goes to the school and our parents as well. So I think that's a very bad idea to practice as a human, as a kid, or as a person, or as an individual. But like I said, I never bunked my school, I never bunked my school till I was in high school. So when I was in high school, I thought of like bunking because there was so much of pressure in my head to study day and night. So I had to just go out and study throughout the day, morning in the school, and right after that in my tuition, right after that with my parents. So somewhere down the line, it was actually making me impact that it was giving me a kind of peer pressure. You know what is peer pressure? It gives you and it leads you to the negative point. So just to make sure that I am free person, I'm a free person. That gives me a peaceful idea to explore the world. That's why I found my friends out there who was very good bunkers, very good absconders. So I thought of going out with them, and I never seen the city out there when I was living. So yeah,
I think that was a good thing for me. As an individual, I was taking, but I would never suggest anybody to do this. I would never suggest anybody to do this because the world has been changed, and people actually look at yourself in a different prospect, different manner. So yeah, it's not a good thing. Okay, guys, apart from you, that those who is not speaking yet, they may continue. If they have their own views, then they may share their views. Otherwise, I'm just going to leave this batch, and tomorrow we'll just meet you with a new or with an interesting topic. So, is there anyone who has their own view? So, I consider as an now, I'm going to leave this batch today. We'll just meet you tomorrow with the next or interesting debate topic or with the grammar topics. Thanks for joining me. Bye bye for now.